राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव स्पेशल पर। मैं आपका भाई बंटियाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लगातार सोयाबीन में सभी तरह की स्थितियां देखने के बाद में आज फिर आपको एक रिपोर्ट के साथ में, एक साप्ताहिक समीक्षा के साथ में फिर से आपका स्वागत करते हैं। कैसी क्या स्थितियां परिस्थितियां बाजारों में रह सकती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी जिनसों की बात कर लेते हैं कि हमारी मंडियों के अंदर में जो जिनसे आ रही है सप्ताह भर के अंदर, उनके अंदर क्या स्थिति हमें देखने को मिले, पहले उनकी समीक्षा करते हैं। उसके बाद आखिरी में आज मैं एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। लगभग लगभग 10 से 11 पॉइंट मैंने सोयाबीन में तेजी के क्या कारण रख सकती है वो बताए हैं आपको, और लगभग 8 से 9 पॉइंट मैंने वो बनाए हैं आपके। अगर ये पॉइंट बैठते हैं तो उसमें एक भयंकर मद्दी भी आ सकती है। तो तेजी किस कारण से आ सकती है और मद्दी किस कारण से आ सकती है, ये पूरा पूरा विश्लेषण किया 4 से 5 घंटे का। उसके बाद ये पूरा पूरा आंकड़ा निकला। आप सभी से अनुरोध है, हमारा काम वीडियो बनाने का, आप लोगों को अनुभव जानकारी देने का, अनुभव देने का काम है। आप सभी से अनुरोध है, अपने माल की खरीद फरोख्त, अपने माल को बेचना खरीदना आप अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको मार्केट के अनुकूल अभी क्या स्थिति चल रही है, मार्केट में क्या उथल पुथल हो रही है, पूरे सप्ताह भर में क्या घटनाक्रम घटा है जिससे कि आपके बाजार गिरे हैं, किससे बढ़े हैं, तो ये सारी चर्चाएं आज में हम करने वाले हैं। हमारा काम आपको जानकारी देने का, बाकी अपना माल अपने विवेक से बेचे, हमारी किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं है। इसी क्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे जो हॉट पॉइंट है इस पूरे सप्ताह का, जिसने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों की धड़कनें काफी कम कर दी थी और एक असमंजस की स्थिति मार्केट में पैदा कर दी थी। सोयाबीन से शुरुआत करते हैं कि सोयाबीन पूरे सप्ताह भर में क्या देखने को मिली। सोयाबीन में भयंकर मध्य में देखने को मिली है। जो बाजार 7500 रुपए में देखने को मिल रहे थे, 7550 रुपए तक टॉप में थे, वो बाजार गिरते गिरते हमारे यहाँ पे 65 रुपए की मंडियों में आ चुके थे। लगभग लगभग 1000 रुपए की गिरावट है। और जितने भी बाजार थे, चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी हो, सभी जगहों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1000 रुपए प्रति कुंटल की गिरावट हमारे यहाँ देखने को मिली, 10 रुपए किलो की गिरावट देखने को मिली है। इस पूरे सप्ताह के अंदर मध्य का एक लोड रहा है। प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं बाजार गिरने का, तो सबसे पहला जो कारण रहा है बाजार गिरने का, वो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में लाइव आके, मंडियों में बंपर आके एक साथ काफी ज्यादा मात्रा में माल मंडियों में आने से कहीं ना कहीं एक बाजारों में प्रेशर बना था। प्रेशर बनने के बाद में जब प्लांटों ने बाजार घटाए, तो प्लांटों ने जब बाजार घटाए तो उनको सस्ते रेटों में भी माल मिल रहा था। लोग इतने घबरा चुके थे, परेशान हो चुके थे कि सस्ती रेट में माल बेचने को तैयार थे। उनको ऐसा लगा, पैनिक की स्थिति मार्केट में हो चुकी थी। उनको ऐसा लगा था कि भाई अब बाजार और गिर सकते हैं। इसी डर के कारण बहुत सारे भाइयों ने अग्रिम सौदे कर दिए। हमारी मंडी में कुछ ऐसे प्रमुख व्यापारी थे जिन्होंने खुद ने हमें भी अनुभव साझा किया कि 30 तारीख को हमने को गाड़ी लिखवाई थी, तो 30 तारीख को ना करके हमारे कुछ देरी के चक्कर में फिर थोड़ा उन्होंने लेट गाड़ी पहुंचे होगी, तो उस गाड़ी के अंदर उनका 1 से 1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ। लगभग 3 से 4 रुपए किलो की कटिंग उनकी हुई है उस माल के अंदर में, तो 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान तो उन भाई का हो गया। तो एक स्थिति उसमें देखने को मिली, पैनिक की स्थिति, बंपर आओ के, और एक प्लांटों की मोनोपोलोजी। प्लांटों ने कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट करा कि सब मध्य आने वाली, भयंकर मध्य आने वाली है, और एक माहौल क्रिएट किया जिसमें अधिकतर किसान, अधिकतर व्यापारी फंस भी गए और बहुत सारों ने अपना माल काटा भी है इस मध्य के अंदर में। अब आगे चलते हैं, ये तो इसकी स्थिति रही है। सोयाबीन में इस पूरे सप्ताह में मध्य देखने को मिली है। उच्चतम बाजार 7500 रुपए और निचतम बाजार सबसे कम देखने को मिले 6500 रुपए में देखने को मिले। आगे चलते हैं, इसी विषय पे हम आगे दूसरी जींस लेते हैं, मेथी। मेथी में स्टैंड बाजार देखने को मिल रहे हैं 54 रुपए से लेके 64 रुपए तक के बाजार अभी मंडियों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मेथा हमारा 65 रुपए से लेके 80 रुपए तक के बाजार अभी मंडियों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा उठक पटक हुई थी, लेकिन फिर बाजार शनिवार को स्टैंड बंद हुए हैं। कोई खास मद्दी या तेजी इसके अंदर देखने को नहीं मिली। मेथी लगभग लगभग एक ही ट्रम पे चल रही है। मेथी का समय भी आया नहीं, मेथी का समय आने में थोड़ा समय लगेगा अभी में। जब ये हार्मोन्स वाला विषय क्लियर हो जाएगा, तो ये जितना भी किराना आइटम है, किराना आइटम, चावल, जो अनाज आइटम, ये सब चीजें जो है, इन सभी का एक जो प्लस पॉइंट रहने वाला है। मसूर भी ले लो आप, मसूर भी हार्मोन्स खुलने के बाद, तो साउथ जो है अपना जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा मात्रा में मसूर की दाल खाई जाती है। वहाँ नॉनवेज पसंद करने वाले लोग हैं जो नॉनवेज को अधिकतर उसमें यूज करते हैं, बिरयानी के रूप में मसूर की दाल वगैरह इनको यूज करते हैं। तो एक बड़ी मात्रा में एक जो हार्मोन्स खुलने के बाद में कोई अच्छा जम देखने को मिलेगा। तो एक तो जो दाल वाला विषय बताया उसमें, एक साथ ही में आपके जितने भी किराना आइटम उसके अंदर में, और साथ ही में आपके जितने भी ये चावल वगैरह जो आइटम है, इन सभी में एक अच्छा बूम हमें देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं अलसी। अलसी भी तेल का आइटम है, और तिलहन आइटम में हमें प्रेशर देखने को मिला था। पिछला पूरा सप्ताह तिलहन आइटम के लिए बुरा साबित हुआ है। चाहे बात कर लो आप अलसी की, सरसों की, सोयाबीन की, सभी में एक गिरावट देखने को मिली है। केवल केवल 30 फैक्टर दूर थी, उसमें भी कारण बताऊंगा किस कारण से फैक्टर से दूर थी। अलसी में हमें गिरावट देखने को मिली है। 8600 रुपए मंडी में आ चुके थे, जो कि अब थोड़ा ठीक हो गए।
उसके बाद फिर 8,900 हो गए। लेकिन पुराने भाव से मध्य हमें देखने को मिली अलसी के अंदर में 9,400 रुपए 9,700 रुपए तक के बाजार अलसी दिखाए थे, जो कि गिर के 8,900 रुपए की स्थिति में आ चुके थे। अभी हम बता रहे हैं आपको बाजारों में क्या उथक पटक हुई है, उसके बाद में हम बताएंगे इसके टारगेट क्या रह सकते हैं आगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं चने की। चने में गिरावट देखने को मिली है, 5650 रुपए टॉप में देखने को मिले थे, जो कि गिर के अब 5450 रुपए और एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी 5500 रुपए रह चुकी है। लगभग 100 से 150 रुपए की मद्दी चने के अंदर देखने को मिली है। चने में मद्दी आने का जो प्रमुख कारण है वो ये रहा है कि साहब कहीं ना कहीं लेवली में जोश कम रहा है, जितनी संख्या लेवलों की थी उससे थोड़ी कम हो गई, उसका असर कहीं ना कहीं हमें मार्केट देखने को मिला। जितने ज्यादा व्यापारी होंगे, जितने ज्यादा कंपटीशन होंगे, जितने ज्यादा स्टॉकी होंगे, उतना ही एक अच्छा जंप उस फसल में देखने को मिलता है। तो चने में अभी लेवल में जोश थोड़ा कम देखने को मिला, लेवलों की संख्या कम हुई है, ये कारण रहा है इसमें मद्दी का प्रमुखता। आगे चलते हैं, बात करते हैं मसूर की। मसूर में मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रमुखता से ये जो फसल है मसूर, ये अधिकतर निर्यात के ऊपर ही डिपेंड रहने वाली चीज है। जितनी ज्यादा निर्यात होगी उतना कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा बूम मिलेगा। लेकिन निर्यात अभी बंद स्थितियों में है, कहीं ना कहीं विश्व का 60% जो व्यापार होता है वो हार्मोन से होता है, लेकिन हार्मोन अभी बंद है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर देखने को मिल रही है। भारत के अंदर इसकी पैदावार शॉर्ट है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इसको एक समर्थन जो मिलना चाहिए, शॉर्ट वाला समर्थन, तो जैसे एक और समर्थन इसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल नहीं पा रहा, इसलिए इसमें मद्दी देखने को मिली है। 9,200-300 रुपए के आसपास जो व्हाइट मसूर चल रही थी वो गिर के अब 8,700 रुपए रह चुकी है, 8,600 रुपए रह चुकी है। उसके अंदर लगभग मान के चले आप 800 से 900 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। और बाकी जो मीडियम माल थे और जो देशी मसूर थी उसके अंदर 1,000 से 1,200 रुपए की मद्दी, और मीडियम मालों में लगभग 1,500 से 2,000 रुपए की मद्दी अभी वर्तमान में देखने को मिली। साथ में इसमें लेवाले में जोश में भी कमी अभी देखने को मिली है मसूर के अंदर। बात करते हैं धनिया की। धनिया स्टैंड है वही 11,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की स्थिति में, तो खास उठक पटक इसमें नहीं होती है। 100-200 रुपए की मद्दी धनिया में नहीं कोई खास कारक सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि धना इस लेवल पे आ चुका है कि यहाँ से 100-200 रुपए कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके टारगेट भी देंगे भविष्य में क्या हो सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं चिया सीड की। तो चिया सीड में सुधार देखने को मिला है। बाजार जो 18,200-300 रुपए 400 रुपए के आसपास था, वो बढ़ के 19,200-300 रुपए के आसपास हो चुका है। लगभग 700 से 800 रुपए की तेजी चिया सीड के अंदर भी वर्तमान में देखने को मिली है। चिया सीड को मैं कब से कह रहा हूँ आपको, चिया सीड में तेजी देखने की संभावना बन सकती है। उस समय से कह रहे हैं हम, जिस समय में यह चिया सीड 10 से 12,000 रुपए की स्थिति में था, उस समय हमने आपसे कह रहा था 8 से 10,000 खूब दिखी है। उस समय हमने आपसे कहा भी था कि बाजार इसमें जंप आ सकते हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं आपको कि यहाँ से इसके टारगेट 22 से 25,000 रुपए तक भी देखने को मिल सकते हैं चिया सीड के अंदर में। आगे चलते हैं, कलौंजी। कलौंजी स्टैंड स्थिति है। कलौंजी की बंपर पैदावार हुई है गुजरात में, उसका माइनस पॉइंट हमारे राजस्थान एमपी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां की जो कलौंजी उसकी वेरायटी तो काफी अच्छी होती है और काफी अच्छी मात्रा में जब वहां पैदावार हुई है, तो यहाँ के जो कलौंजी की जो लेवल है उसमें जोश देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी बाजार स्टैंड देखने को मिल रहे हैं 17,000 रुपए से लेकर 17,800 रुपए तक के बाजार कलौंजी में अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं इसबगोल की स्टैंड बाजार है, 8,000 रुपए से लेकर 11,400 रुपए के बाजार देखने को मिल रहे हैं। इसी के आसपास ये इसबगोल अभी घूम रही है, स्टैंड स्थिति में अभी वर्तमान में इसबगोल हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं में गिरावट दर्ज करी है। गेहूं में गिरावट आने का प्रमुख कारण है एमएसपी का बंद होना। कल लास्ट तारीख थी 6 तारीख, उसके बाद से ये मंडियों में अब एमएसपी का माल तुलना बंद हो जाएगा। एक जो अच्छा सपोर्ट इसमें मिल रहा था, बीच में जो मेरा वीडियो लगातार देखते मैंने कहा भी था आपको कि जो पीडी गेहूं और मालावाज के जो गेहूं है, लाल दाने वाले जो गेहूं है, उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंडियों में निकाल लें, क्योंकि जितने अच्छे भाव अभी एमएसपी के कारण मिल रहे हो बाद में नहीं मिल पाएंगे। बाद में अगर कोई अच्छी तेजी आ जाए तो चीज अलग है, बाकी अभी वर्तमान में वो बाजार फिर से गिर चुके हैं। मोटे गेहूं और लाल दाना जो है वो 22, 22.5, 2270-80 रुपए, और लाल गेहूं 2250 रुपए से लेकर 2320 रुपए की स्थिति में आ चुके हैं। गिरावट आई है इसमें, जबकि ये बाजार 23 रुपए से लेकर 24 रुपए की स्थिति में आ चुके थे मालवाज गेहूं के, जो कि गिरावट आ चुकी है। गिरावट का प्रमुख कारण मैंने आपको बताया एमएसपी का बंद होना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से बहुत सारे ऐसे बिचौलिए किसान भी कह सकते हैं और व्यापारी भी कह सकते हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं, वो यहीं से माल खरीद के मंडियों से इन्हीं मालों को वहां पे उचित दाम पे बेच रहे थे। एमएसपी पे किसी ने किसी किसान भाई जिसके पास माल नहीं था उसका टोकन ले लिया, उसको 1,000 रुपए का लालच देके कहीं ना कहीं ये माल वही तुला रहे थे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मंडी जो खरीद हो रही थी इन मालों की, वो खरीद होने के बाद ये माल वहां बिक रहा था। तो एक सपोर्ट खत्म हो चुका है, एक सपोर्ट मिल रहा था कहीं ना किसी न किसी रूप से मिल रहा है, चाहे आंशिक रूप से मिल रहा था, लेकिन मिल रहा था, वो बंद हो चुका है। इस कारण से कहीं ना गेहूं में अभी वर्तमान में गिरावट देखने को मिली है। बात करते हैं तिल्ली। सभी तिलहन आइटम में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन तिल्ली में नहीं हुई। तिल्ली में क्या कारक रहा साहब? तो तिल्ली में प्रमुख कारक रहा है कि तिल्ली में अभी जो वर्तमान में जो बारिश जो हुई है, अभी जो तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई है पिछली 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के आसपास तक जितनी भी बारिश हुई है, इन सब ने क्या किया है कि तिल्ली की बहुत सारी फसलों में नुकसान हुआ है। जो क्वालिटी पहले निकल गई वो व्हाइट निकली और अच्छी साफ सुथरी क्वालिटी थी, लेकिन जब अब पानी गिर गया तो उससे क्या हो गया कि तिल्ली की जो क्वालिटी थी वो डैमेज हो चुकी है।
डैमेज होने का मतलब उसमें मिट्टी आ जाएगी, लाल दाना ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा पिलासपन में दाना आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब डिमांड बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी वाले माल की डिमांड बढ़ेगी और जो लो क्वालिटी उसकी डिमांड घटेगी। तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया, जिनके पास अच्छा माल है क्वालिटी वाला, उनके अच्छा बाजार देखने को मिल सकते हैं। हमने कहा भी था आपको, जो हमारे जिन्होंने हमारे चैनल ज्वाइन कर रखा है उनको ये जानकारी पहले मिल चुकी है। हमने उनको ये टिप दी थी कि आप तेल की खरीदारी कर सकते हैं 10 से 11 हजार रुपए की रेंज में, यहाँ से आपको अच्छा एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई हमारे बाजार विश्लेषण की बात। अब हम बात करने वाले हैं आज के सबसे जो हॉट टॉपिक है, सोयाबीन। सोयाबीन में से क्या क्या कारक हो सकते हैं जो तेजी के बन सकते हैं, वैसे क्या क्या कारक हो सकते हैं जो मध्य के बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और बातें बताने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी फसलों का जो भी व्यापार करना चाहे, बेचना चाहे, खरीदना चाहे, अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको बाजार से अपडेशन देने का। मैं आपको बढ़ने के कारण भी बता रहा हूँ, मैं आपको घटने के कारण भी बता रहा हूँ। अब आप किस पॉइंट को किस वे में लेके चल रहे हैं, सरकार किस दिशा में लेके चल रही है, उसके अनुरूप ही बाजार चलने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं। बहुत रिसर्च की, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे व्यापारी को फोन करे, उसके बाद में कहीं जाके एक डाटा निकाला। लगभग 11 पॉइंट तो मैंने तेजी के बनाए हैं और लगभग 10 पॉइंट मैंने मध्य के बनाए। अगर ये 11 पॉइंट बैठते हैं तो आप सोयाबीन को 10 से 12 हजार रुपए के टारगेट में आराम से देख सकते हैं। और अगर जो 11 पॉइंट मध्य के बनते हैं तो आप सोयाबीन को 55 रुपए से लेकर 62 रुपए की स्थिति में भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं शुरुआत में, अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, जो तेजी के जो कारक है, तेजी के कारक रह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो सबसे कारगर साबित हो सकती है। तो पहली जो पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो, लेकिन उसमें सोयाबीन या फसलों के बारे में खास उसमें कोई एग्रीमेंट में कोई ऐसी लाइन ना हो जिसमें कि वहां से डीओसी मंगाने में या फिर तेल मंगाने में कारगर साबित हो। तो अगर ट्रेड डील होती हो, ट्रेड डील में अगर ये जीएम सोयाबीन अगर हम आयात नहीं करते हैं या कोई जैसे बंदिशें रहे, कुछ प्रचुर मात्रा में लेते हो, तो इसका एक बेनिफिट सोयाबीन को मिल सकता है। एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है इस ट्रेड डील के माध्यम से। ट्रेड डील होने पे लोग कह रहे हैं कि बाजार गिरेंगे, लेकिन ट्रेड डील में अगर ये पॉइंट ही नहीं हुआ तो यहाँ से बाजार को जंप भी मिल सकता है, क्योंकि उनको एक उम्मीद हो जाएगी कि भाई अमेरिका से तो माल आ नहीं रहा, तो भारत के किसानों को कहने के बेनिफिट मिलेगा। तो एक पहला जो पॉइंट है, अमेरिका और भारत की या तो ट्रेड डील ना हो और डील हो तो उसमें सोयाबीन और डीओसी ना हो, पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट जो है वो हार्मोन्स अगर लंबे समय तक बंद रहता है, अगर हार्मोन्स जो स्टेट जो है अगर वो लंबे समय तक बंद रहता है तो उसका फायदा हमारे यहाँ के किसानों को मिल सकता है। हार्मोन्स बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं जितना भी वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब रहेगा, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तेल वाले जितने भी आइटम सबको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एक अच्छा जंप इससे सोयाबीन में आपको देखने को मिल सकता है। हार्मोन्स बंद रहना भी यहाँ के भारत के किसानों और व्यापारियों के लिए काफी अच्छा एक पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो अभी इंडोनेशिया ने घोषणा की है। इंडोनेशिया ने क्या किया कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने की है, उसे मलेशिया ने नहीं की है। ये एक खबर जो निकल के आई थी मार्केट से, इंडोनेशिया ने कम पैदावार के कारण अपने यहाँ का जो पाम ऑयल है उसको बाहर किसी देश में निर्यात करने की परमिशन बंद कर दी कुछ समय के लिए, और रोक दिया कि भारत के पहले हमारे देश की खपत होगी, उसके बाद हम कहीं बाहर भेजेंगे। तो एक पॉइंट ये भी अच्छा निकल के आया, इससे बाजारों को सपोर्ट मिलेगा। और अगर ये बंद रहता है तो इससे भी कहीं ना कहीं बाजारों को एक सपोर्ट मिल सकता है। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसका अगर उल्टा कर लोगे तो मध्य आने के कारण भी बन सकते हैं। ये तो तेजी कारक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इंडोनेशिया ने अभी बाहर किसी देश को देने से मना कर रखा है, कभी अगर मान लो उसका मूड चेंज होता है कि हम सब सप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे भी एक मध्य का दौर देख सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन तेल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाम ऑयल मिक्स होता है, और पाम ऑयल चाहे तेल ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं हो, लेकिन कुछ भी परसेंट चाहे 200-500 रुपए का फर्क पड़े, लेकिन जरूर फर्क पड़ेगा इंडोनेशिया पाम ऑयल से। इसके अलावा बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है चीन की मांग। चीन ने अभी वर्तमान में जो एक डाटा निकाला था, जब अमेरिका और चीन की जब बैठक हुई थी उनकी चीन के अंदर उनके देश में, तो एक डाटा निकल के आया था। उन्होंने कहा था कि हम सब इस बार कम खरीदेंगे या फिर नहीं भी खरीदें, ऐसा कुछ एक डाटा निकल के आया था। अगर चीन की डिमांड बढ़ती है, चीन अगर बड़े बम्पर माल की डिमांड करता है, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा डीओसी की खपत अगर किसी देश में होती है तो चाइना में होती है। चाइना में संख्या भी काफी अच्छी है और यहाँ के लोग डीओसी को लेकर काफी अलर्ट है। सोयाबीन की जो मिंगोड़ी वगैरह जो हमारे यहाँ सोया चाप वगैरह जैसी चीजें होती है, सब बहुत सारे आइटम वो खाने में काफी इंटरेस्टेड है। तो वहां पे एक बड़ी खपत है। अगर वहां पर एक बड़ी डीओसी की मांग अगर हो तो इस डीओसी की मांग से भी सपोर्ट मिलेगा सोयाबीन को। और सोयाबीन की जब सोयाबीन सारी घूमती डीओसी के ऊपर है, अगर डीओसी की मांग अगर अच्छी हुई तो ऑटोमेटिक सोयाबीन में एक 2 से 5 रुपए का तेजी बूम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए हम पांचवें पॉइंट पे, तो पांचवा पॉइंट है मंडियों में आवक सीमित रहे। ये एक प्रमुख पॉइंट है कि जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंटों में सबसे जो कारगर पॉइंट है वो यही पॉइंट है। अगर किसान
माल को बेचने में संयमित हो जाता है, मालों को ज्यादा प्रेशर से न बेचे। क्योंकि अभी जो गिरावट देखने को मिली थी इसमें मुश्किल से जो प्रमुख जो कारण रहा है मंडियों को गिरने का वो यही कारण रहा है कि जब प्लांटों को 7500 रुपए में मान के चले कि अगर मैं प्लांट हूँ, मैं कोई प्लांट खोल के बैठा हूँ, मैंने 7500 रुपए के भाव दिए और मैं एक दिन में तोल रहा हूँ 10 ट्रक। जैसे मैंने बाजार गिराए 70-72 रुपए कर दिया, उसके बाद मैं तोल रहा हूँ 12 ट्रक 15 ट्रक। जब मैंने बाजार गिराए और गिरा दिया और गिरा के 65 से 66 रुपए ले आया तो मैं तोल रहा हूँ 20 से 25 ट्रक। तो इससे क्या चीज निकल के आई, इससे ये हुआ कि प्लांटों को ये बात समझ में आ गई है कि जब बाजार कम है तो भी माल मिल रहा है तो वो बाजार बढ़ाएंगे क्यों। जब मंडियों में आवकें अच्छी हो जाती है तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं प्लांटों को ये लगता है कि साहब हम बाजार बढ़ाएं क्यों, जब सस्ते रेट में हमें माल मिल रहा है तो बाजार बढ़ा के अपना नुकसान क्यों करेंगे प्लांट। तो अगर मंडियों में आवक सीमित रहती है तो उसका भी एक असर देखने को मिल सकता है। जो भी माल बेचने वाले अपने विवेक से बेचें, लेकिन मंडियों में खास करके ज्यादा पैने की स्थितियों में भीड़ ना करें। अगर भीड़ करेंगे उसका भी एक दबाव देखने को मिल सकता है। एक जो प्लस पॉइंट, अगर आवक सीमित रहती है तो उसका भी एक अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अब हम छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है डीओसी की डिमांड में सुधार। जो कि मैंने आपसे कहा कि डीओसी की डिमांड अगर तेज होती है, चाहे पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या साथ में विश्व के जो दूसरे देश जहां पर डीओसी की काफी खपत है, अगर इसमें सुधार होता है डीओसी की डिमांड पे तो इसका असर सोयाबीन पे डायरेक्ट पड़ेगा, एक अच्छा बूम इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए, खबर निकल के आई है अभी कि सरकार तेल आइटमों पे डीओसी पे इन पे आयात शुल्क वगैरह बढ़ाने पे विचार कर रही है। ये वैसे खबर झूठी है, सरकार की आधिकारिक पेज से ये खबर अभी तक निकल के नहीं आई है। बहुत सारे चैनलों ने इस खबर को चला भी दिया है, ठीक है, किस प्रकार से चला है वो जाने। जल्दी में जो वीडियो बनते हैं, रोज जो वीडियो आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भ्रमित करने की खबरें ज्यादा होती है। आप अधिकतर इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, सरकार की बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट से जब तक वहां से जानकारी नहीं मिले, किसी भी यूट्यूबर भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी ऐसी खबर जो कि डायरेक्ट आपके पास आ रही हो, डायरेक्ट आपने शेयर कर दी, उससे बचे ताकि हमारे किसानों को नुकसान ना हो। और खबरों को आप किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि कोई हेडिंग देख के आप वीडियो को देखने नहीं लग जाए। विश्वस्त हो किसी व्यक्ति पे, दूसरी की बात पे विश्वास करे। जैसे खबर झूठी है, लेकिन अगर ये खबर सही साबित हो जाती है, सरकार कभी ऐसा कर दे कि कोई बाहर से जो हमारे यहाँ पे जो सोयाबीन है, सोयाबीन मिल और सोयाबीन का तेल आ रहा है उस पर आयात टैक्स को बढ़ा दे तो उसका एक बेनिफिट मिल सकता है। लगभग 5 से 7 रुपए की तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकती है इस खबर को जैसे लागू होती है। जैसे खबर लागू होगी, ये मान के चले अगर 66 रुपए मंडी है, डायरेक्ट आपकी 70 से 72 रुपए हो जाएंगे, 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। साथ में एक और जो पॉइंट जो कि कारगर साबित हो सकता है, 2 4 6 जो कि प्रमुखता से रह सकता है, 8वां पॉइंट जो है वो ये है कि साहब विदेश की जो फसलें हैं उसकी पैदावार कम हो, या तो वहां मौसम की मार पड़ जाए, ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, भगवान सबको स्वस्थ रखे, सबका अच्छी पैदावार हो। लेकिन कभी मान के चलो, कल्पनाओं का हिसाब है, अभी जो हम रिपोर्टें भी तैयार कर रहे हैं एक आकलन के रूप में कर रहे हैं, ऐसा हो ये संभव नहीं है, पर एक आकलन अगर ऐसा होता है तो उससे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये भी एक सपोर्ट कारक बन सकता है अगर विदेशों में पैदावार कम हो या वहां पे बुआई कम हो, या फिर वहां पे कोई इस प्रकार से अल नीनो का प्रभाव हमारे यहाँ बता रहे हैं, वहां पे भी कोई देश हो जिसकी चपेट में हो, तो इसका भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। अगर वहां पैदावार कम होती है, वहां नुकसान होता है, वहां कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसका भी बेनिफिट भारत के किसानों को, व्यापारियों को मिल सकता है। इसमें भी 4 से 5 रुपए की तेजी का प्रमुख कारण ये बन सकता है। इसके अलावा बात की जाए हम 8वें पॉइंट की, तो 8वां पॉइंट ये है कि अल नीनो का प्रभाव और बुआई का आंकड़ा। अल नीनो का प्रभाव अगर भारत में व्यापक स्तर पर रहा, बुआई का आंकड़ा कम आता है, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि जो टारगेट हमने आपको दिए थे, सबसे हाईएस्ट टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट ये होगा जब भी बुआई का आंकड़ा अल नीनो का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो 1000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी लाने की क्षमता केवल ये पॉइंट रखता है। अगर अल नीनो का प्रभाव और बुआई का आंकड़ा कम आता है, अल नीनो पूरी तरह से असर करता है, बारिश कम होती है और बुआई कम होती है, तो इसका एक जो फैक्टर है ये 1000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी लाने में कारगर साबित होने वाला फैक्टर है। आगे चलते हैं, जो 9वां पॉइंट है उससे बात करते हैं। नई फसल में अभी भी 5 महीने बाकी है। जो फैक्टर निकल के आया साहब, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको कहा था, जब बाजार गिरे थे उस समय मैं लाइव भी आया था, मैंने कहा भी था कि साहब ऐसा क्या हो गया सोयाबीन में जो आप लोग इतना डर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, अकाल थोड़ी पड़ गया। भारत चाहे कितना ही जोर लगा ले, संभव नहीं है कि भारत की सारी जो डिमांड है, यहाँ के ग्राहकों की जो डिमांड है उसको बाहर से लाके पूरा कभी नहीं किया जा सकता है। यहाँ के किसानों को, यहाँ के जो फसल है उसका सपोर्ट मिलना काफी जरूरी है। सरकार कभी भी देश की आपूर्ति पूरी नहीं कर सकती, चाहे कितना जोर लगा ले, उतना महंगा पड़ेगा कि सरकार कभी उसको समर्थन नहीं करेगी। अगर जो नई फसल में 5 महीने बाकी है, ये भी कारक साबित है। सोयाबीन में जो तेजी बनने का जो कारण है उसमें एक कारण ये भी है कि अभी नई फसल आने में हमारे पास लगभग 5 से 5.5 महीने और बाकी है। तो 5.5 से 5.5 महीने का जो समय हमारे पास,
ये गोल्डन चांस है। इन चांसों में अगर जो मैंने पुरानी बातें आपको बताई ये भी अगर बैठ जाती है तो एक बड़ी तेजी का कारक जो हमने आपको आंकड़े दे रखे हैं वहां तक भी जाने की संभावना इसमें हो सकती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कारक अभी वर्तमान निकल के आया, सोपा की एक रिपोर्ट निकल के आई, मंडियों में आवक जरूर ज्यादा बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक और आंकड़ा दिया। उस आंकड़े के अनुसार अब भारत में लोगों के पास स्टॉक कम बचा है सोयाबीन का। सबसे बड़ा तेजी का कारक ये निकल के आएगा, अगर स्टॉक कम है तो कहीं ना कहीं मार्केट अब मंडियों के अंदर माल आना कम हो जाएगा। अगर माल आना कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ेंगे। जब किसी चीज को आपको खरीदना है और अगर मार्केट में मिल ही नहीं रही तो आदमी किसी भी औने पौने दाम पे खरीदने को तैयार हो जाता है। वही स्थिति प्लांटों की हो जाएगी, प्लांटों को औने पौने दाम पे माल लेना ही पड़ेगा, उनको लाखों टन माल चाहिए होता है क्रशिंग के लिए। तो यह भी एक कारगर पॉइंट इसमें हो सकता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जो भी बातें करते करते निकल के आया है, प्लांट अपनी मनमानी ना करे। तो ये 10 पॉइंट 11 पॉइंट मैंने बनाया था, उसमें एक 12 पॉइंट भी बात करते करते निकल के आया, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा। मैंने उसमें भी कहा था प्लांट अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई बड़ा कारक नहीं था उस दिन बाजार गिराने का, लेकिन प्लांटों ने एक माहौल देखा जो मैंने आपको बताया भी था इसमें कि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि साहब अब तो भयंकर निराशा ही निराशा है, कुछ नहीं होगा सोयाबीन में, लोगों ने हाथ पैर फेंक दिया और अब तो मद्दी आएगी, भयंकर आएगी। भाई कारण मैंने बताया था उस दिन, ये मैं इसी रूप में बात कर रहा था आपसे, उसी दिन भी ये कहा था मैंने आपको। क्या कारण है भैया, कोई ऐसा बड़ा कारक थोड़ी हो गया। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि कभी भी संभव नहीं कोई देश बाहर से माल मंगवा के अपने देश के ग्राहकों की क्षतिपूर्ति पूरी कर, संभव नहीं है। अपने देश के जो किसान उनको सपोर्ट देना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बाहर से कोई माल मंगवाए तो कोड़ियों के दाम नहीं मिल जाता, उस माल के पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने के बाद जो शिपिंग चार्ज वगैरह दुनिया भर के खर्चे होते हैं, अगर अपने यहाँ की मंडी सस्ता पड़ेगा तब वो माल मंगाएंगे। अगर 65 रुपए अगर हमारे यहाँ मंडी जाती है 7,000-7200, यहाँ तक कि 72 रुपए से लेकर 75 रुपए की स्थिति में तो अभी भी डीओसी है। जब 72 से 75 रुपए की स्थिति में जब डीओसी पड़ी रही है तो कहाँ से अपने यहाँ पे बाजार सस्ते हो जाएंगे, फिर हमारे यहाँ का माल लेंगे ना लोग। व्यापारी हमेशा व्यापार कहाँ करेगा, जहाँ पे सस्ता माल मिलेगा वहीं पे। अगर भारत में सस्ता तो भारत से लेगा, अगर विदेश सस्ता विदेश से लेगा। तो एक कारक ये भी है इसमें, अगर प्लांट अपनी मनमानी ना करे, और प्लांट मनमानी कब करेगा, जब किसान उनको छूट देगा। जब आप सस्ते भाव में जब माल देना शुरू कर देते हैं, मंडियों में भाग के जाते हैं, अपना सारा माल निकाल देते हैं, डर जाते हैं, पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, इसका फायदा, इसका लाभ प्लांटों को मिलता है और आपका आर्थिक नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताए 12 जो कि तेजी के कारण है। अगर ये पॉइंट बैठते हैं, इसमें से अगर 8 पॉइंट भी बैठ जाते हैं तो सोयाबीन को 10 से 12,000 रुपए होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको फिर ये बात दोहरा रहा हूं, मैंने आपको पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट बैठते हैं, इसमें से अगर 8 से 10 पॉइंट भी बढ़ जाते हैं तो बड़ी तेजी आने से सोयाबीन में कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखना, आप बाद में मत कह देना कि वैसा आपने 10-12,000 कहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि 12 पॉइंट में से अगर 8 से 10 पॉइंट भी बैठ जाते हैं तो एक बड़ी तेजी इसमें आ सकती है। अब बात करते हैं मद्दी की, जो अगर मद्दी आती है तो किस किस कारण से आती है। वैसे तो अधिकतर पॉइंट वही है जो हमने भी आपको बताया तेजी की, इसका उल्टा कर दोगे तो मद्दी आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी प्रमुखता से आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है हार्मोन्स खुलना। अगर हार्मोन स्टेट खुलता है जल्दी में तो उसका भी एक दबाव देखने को मिल सकता है, चाहे 2-5 रुपए का ही हो, पर एक दबाव देखने को आपको मिल सकता है, जो कि जब वहां से वो बाजार को जैसे वो रास्ता खुलेगा उसके बाद में कहीं ना कहीं देश विदेश से अपने यहाँ से भी सामान जाएगा, लेकिन उधर से भी कुछ सामान आएगा और उसमें तिलहन डीओसी भी हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट, डीओसी की डिमांड में अभी कमी आई है, अगर ये बनी रहती है तो ये भी एक मंदी का कारण बन सकता है। डीओसी की जो खपत है इस सप्ताह में हमें कभी कम देखने को मिली है, और सप्ताह के मुकाबले में अगर ये भी कमी इसी प्रकार से बनी रहती है, अगर माल बिकेगा नहीं तो माल खरीदेगा कौन। आज मान के चले कोई कंपनी कपड़े लगातार बना रही है, लेकिन अगर कोई ग्राहक अगर कपड़े खरीदेगा नहीं तो क्यों बनाएगी। प्लांट भी माल क्यों ले रहे हैं, उनकी खपत हो रही इसलिए ना। अगर खपत कम हो जाएगी, उनकी डीओसी कम बिकेगी, तेल कम बिकेगा, तो क्यों ज्यादा भाव पे माल लेंगे जब उनकी डिमांड ही नहीं है। मान के चलो मुझे 1 लाख प्लांटों को 1 लाख कट्टे रोज की क्रशिंग के लिए चाहिए और उनका माल बिक रहा है मुश्किल से 10,000-20,000 कट्टों के बराबर में, तो वो क्यों 1 लाख को क्रशिंग करेंगे, वो कम अपनी क्रशिंग क्षमता को कम कर देंगे, 10,000, 20,000, 30,000 कट्टों के आसपास आ जाएंगे। तो एक जो बड़ा पॉइंट है वो डीओसी की डिमांड का है। अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका भी कारक हो सकता है। वैसे अभी गर्मी के बाद में भी बारिश का सीजन आया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मीटिंग सीजन होता है। मीटिंग सीजन में कहीं ना कहीं पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में अभी इनकी संख्या बढ़ती है, तो इसका भी एक बेनिफिट मिल सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी अगर डीओसी की डिमांड अगर अच्छी रहती है, डिमांड में अगर कमी आती है तो एक मद्दी होने का कारण ये भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, अल नीनो का प्रभाव ना होना या बुआई अधिक होना। अगर ये आंकड़ा निकल के आता है कि साहब अल नीनो बेसर हुआ भारत के अंदर और बुआई बम्पर हुई है, पिछले साल से इस साल 2%, 5%, 10%, चाहे 1% ही बढ़ी हो, क्योंकि देखना ये सारा गेम मनोविज्ञान का हो गया, साइकोलॉजी का गेम हो गया। अब हर एक बात तो फसलों को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी।
अगर अच्छी खबर आई तो बाजार जंप करेंगे, बुरी खबर आई तो बाजार गिरेंगे। अगर 1% बुआई का आंकड़ा ही बढ़ा तो बाजारों में 200-500 रुपए की लटक तुरंत देख लोगे आप। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको, साइकोलॉजी एक गेम चल गया, साइकोलॉजी का एक माहौल बनाया जा रहा है मध्य के फेवर में भी और तेजी के फेवर में। जो तेजी के फेवर में भी एक नई बात निकल गया कि सरकार ने आयात टैक्स लगा दिया है। तो एक फेवर एक बात निकल गया है ना। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, कोई लोग मध्य के पक्ष में, कोई लोग तेजी के पक्ष में, इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अगर उसमें अगर ये बात निकल के जाती है, अगर मौसम अनुकूल रहा है, फसलों के बुआई अगर अच्छी हो जाती है, तो एक मध्य का एक बड़ा कारक इसमें हो सकता है। एक जो सबसे बड़ा जो मध्य कारक भारत में अगर हो सकता है तो यही होगा। सबसे बड़ी तेजी में भी एक प्रमुख रोल रखने वाला यही है। अगर कम पानी होता है, बुआई कम होती है, अच्छी तेजी। और अगर अल्नीलो बेअसर अल्नीलो प्रभाव कर देता है तो बुआई अधिक हो जाती है, तो मध्य का एक बड़ा कारक भी ये हो सकता है। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, विदेशों में बम्पर फसल हो। अगर समझना आप मेरी बात को, जिस प्रकार से हमारा देश तो सोयाबीन का 5वें-6ठे नंबर का सोयाबीन का पैदावार है पूरे विश्व के अंदर। सबसे ज्यादा सोयाबीन जो पैदा होती है ब्राजील में इनमें होती है, उसके बाद में ऐसे 4 से 5 देश है, उसके बाद 5वें-6ठे नंबर पर हमारा नंबर आता है भारत का। अगर हमसे जो ऊपर जो देश है 4 से 5, अगर उन्हों के यहाँ पे बम्पर फसल पैदा हो गई तो क्या करेंगे, वो पौने पौने दाम पे माल बेचना शुरू कर देंगे। जब हमने देखा ही है एक स्थिति आपने देखी होगी, जब भी कोई फसल ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है तो मंडियों में उसको पौने पौने दाम पे खरीदना शुरू कर देते हैं व्यापारी। व्यापारी क्या खरीदेंगे, कहीं ना कहीं माहौल बनता है कि साहब खूब पैदावार है, खूब पैदावार है। जब किसी की चीज की डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए, मान के चलो मुझे एक जोड़ी कुर्ते की आवश्यकता थी और मेरे घर वाले अगर 10 कुर्ते अगर लेके आ जाए, आवश्यकता मुझे एक की 10 लेके आ जाए, तो उससे क्या करूंगा, मैं किसी कदर नहीं करूंगा। स्वभाव बता रहा हूं मैं, मानव स्वभाव। मुझे आवश्यकता एक कुर्ते की थी, मेरे घर वाले 10 लेके आ गया, तो मैं कदर नहीं करूंगा, मैं रोज उनको रगड़ूंगा और उसकी वैल्यू नहीं समझूंगा। वही चीजें जीवन में भी लागू होती है। अगर फसल ज्यादा पैदावार हो जाती है तो आदमी फिर भयमुक्त हो जाता है कि हाँ खूब है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोड़े के भाव माल बिकता है। तो ये स्थितियां हो सकती है। अगर विदेशी फसल अगर अच्छी होती है, बम्पर पैदावार होती है, तो उसका एक माइनस पॉइंट हमारे देश में भी देखने को मिलेगा। वैसे बड़ा कारक नहीं है उसमें, फिर भी लगभग ये मान के चले आप, ये मध्य लाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है, 5 से 8 रुपए किलो की। आगे चलते हैं, बात करते हैं पांचवा। सरकार ने जो अभी आयात टैक्स में बढ़ोतरी की सूचना निकल के आई थी साहब, एक मैसेज आया था, वैसे तो फर्जी खबर है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, अगर सरकार आयात टैक्स कम कर दे या सरकार अनुमति दे दे, जैसे अभी कुछ समय पहले पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के व्यापारियों ने मांग की थी सरकार से कि साहब हमें 92 लाख टन माल चाहिए, उसमें से आप 20-22 लाख टन हमें माल मंगवाने की अनुमति दे। अगर सरकार अनुमति दे दे या फिर आयात टैक्स कम कर दे तो भी एक मध्य कारक हो सकता है। जब बाहर से माल आएगा तो अपने यहाँ कहने की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि अगर बाहर माल महंगा है तो अपने यहाँ का व्यापारी बाहर से माल नहीं लेगा, अपने यहाँ से खरीदेगा। अभी कोई इस मूड में नहीं है कि बाहर से माल मंगाए, क्योंकि अभी सस्ता हुआ माल तो उसमें माल लोग दबा के ले रहे हैं। डीओसी भी सस्ती हुई, डीओसी में भी गिरावट देखने को अभी मिली है। तो एक और पॉइंट ये भी हो सकता है। छठा जो पॉइंट है, चीन खुद की पैदावार बढ़ा रही है। चीन क्या करता है, चीन लड़ता है साइकोलॉजिकल वॉर। चीन से बढ़िया मनोवैज्ञानिक युद्ध विश्व में कोई नहीं लड़ सकता। हथियारों के दम पे अमेरिका लड़ता है, रूस अपनी जहाज एजेंसी के रूप में लड़ता है, और चाइना लड़ता है अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के रूप में। चाइना ने जब सोचा है कि हमें हमारी पैदावार कम, मतलब हमारी जनसंख्या कम करनी है, तो उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल लागू किए कि ऑटोमेटिक उनकी जनता इस स्थिति में आ चुकी है कि वो लगभग भारत को फर्स्ट नंबर पर लाके खुद सेकंड नंबर पर आने की स्थिति में आ चुके हैं। चाइना ने भी एक घोषणा करी है, और वो घोषणा उनके ऑफिशियल जो उनके जो कृषि मंत्री जी वगैरह इन सभी ने, शी जिनपिंग के द्वारा भी एक बयान जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम हमारे यहाँ के जो फसलें हैं जो कि बाहर से काफी ज्यादा मात्रा में ड्यूस वगैरह आयात कर रहे हैं सोयाबीन पे, अगर इसकी पैदावार पर अगर वो ध्यान देते हैं, और वो ध्यान ना, जीएम सोयाबीन का मतलब मैंने समझाया था आपको, जेनेटिक मॉडिफाई। अगर चाइना अगर मॉडिफाई करने पर आया सोयाबीन, तो आप जानते हो उसकी जो टेक्नोलॉजी है अभी काफी अपडेट है। वो दिखाता नहीं दुनिया को क्या स्थिति है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अपडेट है। अगर उसने मॉडिफाई करके अगर सोयाबीन उगाना शुरू किया तो पैदावार भी अच्छी लेगा। अगर वहां उसके यहाँ पैदावार होगी तो दूसरे देशों से डीओसी क्यों मंगाएगा। ऑटोमेटिक एक बाजारों में गिरावट का एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि चीन की डिमांड कम होना, और चीन अपने यहाँ पे सोयाबीन की पैदावार पे ध्यान दे, तो इससे भी एक बड़ी मंदी आ सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया निर्यात की परमिशन दे दिया। अगर मैंने कहा था आपको कि तेजी का कारक ये भी है कि इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल बाहर भेजने के लिए मना कर रखा है। एक बड़ी तेजी कारक नहीं था, पर बड़ी
मध्य का फर्क भी नहीं बनेगा, लगभग 2 से 4 रुपए का फर्क इससे भी पड़ सकता है। अगर इंडोनेशिया कहते कि साहब हाँ हमारी क्षति पूर्ति पूरी हो चुकी देश की, अब हम उसको बाहर निर्यात करेंगे दूसरे देशों में, इससे भी एक फर्क मध्य का हमको देखने को मिल सकता है। एक जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि किसान मध्य में भी बम्पर आवक लेके चल जाए मंडियों के अंदर। अगर किसान बम्पर आवक अगर मंडियों में लेके चल जाएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट को सस्ता माल मिलेगा, सस्ता माल मिलेगा तो प्लांट भी भाव मरे मरे भाव से बढ़ाएंगे। मैं समझ रहे हो आप मेरी बात को, जैसे कि आज 6500 है तो 6550 करेंगे, 6575 करेंगे, 6600 करेंगे, एक वहीं आसपास 100-200 में घुमाते रहेंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि इसमें आज प्रेशर में आ जाए और माल लगातार निकल जाए। अगर 15 दिन में अगर उनकी तानाशाही चल जाए, उनके पास इतना माल आ जाएगा कि फिर वो भाव बढ़ाने के पक्ष में नहीं होंगे, चाहे बाहर से आयात कर लेंगे। ये विशेष करके ध्यान रखना, अगर जो बम्पर आवक किसान लेके चल गया तो मंडियों में ऑटोमेटिक माल पहुंच जाएगा। एक बड़ी मंदी का कारण ये भी बन सकता है कि किसान ज्यादा स्पीड में माल लेके जाएगा मंडियों में, तो इसका भी एक नुकसान यहाँ के किसानों और व्यापारियों को देखने को मिल सकता है। 9वां पॉइंट जो कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो जाए, वो भी जीएम सोयाबीन के साथ में हो जाए। जो ट्रेड डील में मैंने आपको कहा था तेजी आने का तो ये था कि साहब ट्रेड डील हो तो उसमें या तो आंशिक रूप में सोयाबीन या फिर सोयाबीन मिल खरीदने की बात हो, या फिर कोई ना। अगर इसका उल्टा पकड़ लो, अगर ट्रेड डील होती है और भारत सरकार मान जाए कि हम आपकी जीएम सोयाबीन भी लेंगे साहब, माई बाप हम तो खरीदेंगे, हमें तो बस अब आप ही हमारा सर्विस हो, सब कुछ आप ही हो हमारे, तो अगर ऐसी कोई बात निकल के जाती है और जीएम सोयाबीन को अगर मंजूरी मिल जाती है, वहां की डीओसी को तेल को अगर मंजूरी मिल जाती है, तो वहां एक प्लस पॉइंट है वहां के किसानों के लिए। वहां के जो किसान है उनको सरकार सब्सिडी के एक बड़े रूप में देती है। हमारे यहाँ साल के 6 से 8 हजार रुपए मिलते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में, और बाकी डीएपी में, यूरिया में, इनमें भी कहीं ना कहीं उनको छूट मिलती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ किसान इतना सक्षम नहीं है। मैं खुद एक दुकानदार हूँ, अभी मैं भी पार्टनरशिप कर रहा हूँ धान मंडियों में। मैं भी एक स्थिति देखता हूँ कि कहीं ना कहीं किसानों की क्या स्थितियां भी देखने को मिल रही है। जो किसान आज से 10 दिन 12 दिन पहले कोई माल बेच के गया था, आज 12 दिन 15 दिन बाद फिर आता है, वो किसान बीज के लिए पैसे मांगता है, खाद के लिए, उसके डीएपी के लिए, तो उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए, बीमारी को लिए भी कहीं ना कहीं आज भी व्यापारियों के ऊपर डिपेंड है। इस देश के जो कि 65% जीडीपी जिसकी किसानों के ऊपर चल रही है, खेती किसानी पे चल रही है, और जो जिसकी आत्मा आज भी गांव में वास करती है, जिस भारत की आत्मा, वहां के किसान आज भी 80% किसान ऐसे हैं जिनको आज भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर या गांव के किसी जमींदार या फिर किसी सेठ के भरोसे चलना पड़ता हो। अगर उसे घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसको पैसे लेने के लिए किसी न किसी व्यापारी के पास जाना पड़े या किसी साहूकार के पास जाना पड़े, तब जाके उसका घर चले। ये स्थिति आज भी भारत के अंदर में, पर वो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में महीने का लगभग सब्सिडी जो आप मान के चले 1 से 1.5 लाख रुपए की है, साथ में उनको काफी ज्यादा छूटें वगैरह मिलती है। उनके बच्चों को अलग से सरकार ने उनको प्रावधान दे रखे, सपोर्ट दे रखे हैं। साथ में वहां पर जो मशीन है वो काफी हाईटेक है, तो सरकार बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है उन मशीनों को खरीदने के लिए। तो उससे क्या है कि किसान का एक जो औसत जमीन का आंकड़ा वो भी लगभग 200 एकड़ के लगभग निकल के आता है, जो कि हमारे यहाँ बीघा में निकल के आता है। और दूसरी बात हाईटेक मशीनें है तो कहाँ से बराबरी कर पाएंगे। तो एक जो प्रमुख जो पॉइंट है, अगर ट्रेड डील अगर जो हो जाती है तो वहाँ एक तो बम्पर पैदावार होती है। अगर उस पैदावार को हम संभाल भी नहीं पाएंगे, वैसे संभावना तो काफी कम, लेकिन अगर हो जाती है तो ये भी एक बड़ा कारक हो सकता है। लगभग 5 से 12 रुपए प्रति किलो की मद्दी इसकी वजह से आ सकती है। अफ्रीका सस्ती डीओसी दे दे, अभी मैंने आपको कहा था कि सस्ता माल तो अफ्रीका देता ही है, पर अगर अफ्रीका इस मूड में आ जाए कि साहब हमें जो माल है हमारा बिक नहीं रहा, हम और सस्ते में देना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के व्यापारी भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कुछ फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जापान ने हमारे यहाँ के आम खरीदने से मना कर दिया, चाइना हमारे यहाँ के चावल नहीं खरीद रहा है, अमेरिका ने हमारे यहाँ के गेहूं बैन कर रखे हैं, मिस्र ने हमारे यहाँ के जो गेहूं उनके पोर्ट पे गए थे वो लेने से मना कर दिया। साउथ मिडिल ईस्ट की जो बहुत सारे देश है वो हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट को उन्होंने आज भी बैन कर रखा है। पता है कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड है और इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल यूज किए हुए हैं, साथ में एक वायरस का नाम भी बताते हैं। और आम के अंदर तो हम जबरदस्ती उसको पका के भेज रहे हैं, तो समय नहीं आया, समय से पहले पका के भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश विदेश में ऐसी स्थितियां बन चुकी है कि कहीं ना कहीं भारत के जो प्रोडक्ट है उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। अब एक बात आप कल्पना करो कि भारत अपने यहाँ का सबसे बेस्ट माल विदेशों को बेचता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेरे यहाँ जो माल पैदा होता है उसका जो A1 क्रीम माल होता है, हम वो माल विदेशों को भेज रहे हैं और विदेश के लोग वो माल लेने के लिए मना कर रहे हैं। कल्पना करो आप, जो हम बेस्ट बोल के भेज रहे हैं उसको वो कचरा बोल रहे हैं, तो भारत के लोग जो खा रहे हैं वो क्या होगा? विचार करने वाली बात है।
हम जिसको बेस्ट बोल के A1 क्वालिटी बोल के जिन मालों को, जिन फ्रूटों को, जिन जिन्सों को, जिन प्रोडक्ट को हम विदेशों में भेज रहे हैं, विदेशों ने उनको बैन कर दिया। अभी ये ऑफिशियल न्यूज है, जापान ने हमारे आम लेने के लिए मना कर दिया, अमेरिका मना कर रहा है, मिस्र से इनसे गेहूं की हमारे जो कंटेनर वापस आ गए, चावल की हमारे चाइना ने मना कर दी। ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के आई है मार्केटों में। ये जरूर है कि ये मीडिया चीजें बताती नहीं है। तो जब A1 क्वालिटी हम वहां भेज रहे हैं, अगर वो माल नहीं बिक पा रहे हैं, उनको हम सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उनके जो लैब में जो उनके जो मापदंड है उसमें वो उतर नहीं पा रहे हैं, तो हम जो खा रहे हैं वो क्या स्थिति होगी। एक विचारणीय बात है और हम देश के किसान हैं, इन विषयों पर हमें जागरूक होना जरूरी है। मैंने प्रभुता सारी बातें आपको रख दी है। अब मैं उन जिनसों की भी बात कर लेता हूं जिनके लिए मैं बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध हम करना चाहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, हम वीडियो लगातार बना रहे हैं, आप लोगों को अपडेशन रोज दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा तभी सभी किसानों तक ये बात पहुंच जाए। और कभी अगर आप कृषि उपज मंडी, भवानी मंडी पधारें तो एक बार अपने भाई को सेवा का मौका जरूर दें। राजपूताना ट्रेडर्स आपके भाई की फर्म है, जब भी पधारें स्क्रीन पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आप इधर उधर कहीं ना कहीं माल सेल करते होंगे, एक बार कहीं ना कहीं अपने भाई को भी सेवा का मौका दें, ताकि आपका भाई भी कहीं ना कहीं आर्थिक मनोबल उसका मजबूत हो और इसी प्रकार से आपकी आवाज को मजबूती से रख सके। अब बात करते हैं कुछ फसलों की और तेजी मध्य की डिमांड पे। वैसे वही आंकड़े हैं जो मैंने आपको कहा था, सरसों में हमने आपको डिमांड और मतलब सरसों में हमने आपको आंकड़े दिया था 9,000 रुपए तक के, अभी भी हम उस पर बरकरार है। 8250 रुपए बाजार देखने को मिल चुके हैं। सरसों के अंदर 700-800 रुपए की और जो स्थिति है हमारा टारगेट अचीव होने में 9,000 रुपए तक की स्थिति में अभी भी हम सरसों में देखने को मिल सकते हैं। सरसों एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अभी तक कोई खास इंटरफेयर हमें देखने को नहीं मिला है। कम मात्रा में माल होना और डिमांड अच्छी होना इसमें एक प्रमुख कारक हो सकता है सरसों के अंदर। मेथी अभी स्टैंड अवस्था में जो मेथी अभी वर्तमान में 65 से 67 रुपए आ चुकी है। ये हमारा टारगेट 8,000 रुपए का, यहाँ से भी 1,000-1,200 रुपए 1,300 रुपए ठीक हो सकते हैं। समय काफी लंबा है, अगर हार्मोन्स खुलता है एक बड़ी तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बात की जाए अलसी की, तो अलसी में एक भाई ने हमें कमेंट भी किया तो कि आप तो 11,000 गिर रहे, वजह रिवर्स हो गया भैया। जब मध्य आती है ना तो किसी न किसी टोन से आई जाती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अलसी में कोई खास गिरावट मुझे तो नजर नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में अभी माल शॉर्ट मात्रा में और डिमांड इसकी भी काफी अच्छी है। इसमें भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, हार्मोन्स वाला कभी खुलता है तो इसमें भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अलसी का तेल विदेशों में काफी जगह जड़ी बूटियों में इनमें भी काम आता है और खाने में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो एक अच्छा कारक इसमें भी हो सकता है। हमारा टारगेट इसमें अभी भी 11,000 रुपए का, इसमें हमने कोई अभी तक कोई गिरावट दर्ज नहीं की है। चने की बात की जाए तो हमारा टारगेट था 6,000 रुपए का, 5650 रुपए हो चुके हैं। गिने चुने बाजार ये देखने को मिले, बाजार फिर रिवर्स आए हैं, लेकिन अभी भी हम टारगेट पर अचीव हुए 6,000 रुपए तक की बाजार हम भी अभी भी मान के चल रहे हैं चने के अंदर। इसमें भी प्रमुख कारण ये डिमांड सप्लाई का, माल की आवक कम है और डिमांड काफी अच्छी है। मसूर की अगर बात की जाए तो हम अभी भी इसमें 10,000 रुपए के टारगेट पे अभी भी अड़ी गए। बाजार थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है जो जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है वहां पे कहीं ना कहीं मसूर के दुबई में इनमें काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी के नॉनवेज के रूप में ले लेते हैं, लेकिन जो वेज खाने वाला वेज बिरयानी में काफी ज्यादा यूज होता है मसूर, इसलिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। कभी अगर ये लड़ाई बंद होती है तो उसका एक बेनिफिट मसूर को देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट आइटम है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें भी एक अभी जम देखने को आपको मिल सकता है। जने की अगर बात की जाए, हमने घोषणा करी रखी है इसमें कि जुलाई में आपको यहाँ से लगभग जो 12,000 मतलब 11 से 12,000 रुपए की स्थिति में बादामी है, यहाँ से आपको 13-14,000 रुपए की देखने को मिल सकती है। लगभग 1 से 1,500 रुपए की तेजी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। चिया सीड की अगर बात की जाए, टारगेट अचीव करने की स्थिति में 19,200-300 रुपए हो चुके हैं, यहाँ से हमारा टारगेट 22 से 25,000 रुपए तक की भी स्थिति में है। कलौंजी की अगर बात की जाए तो हमारा टारगेट यहाँ पे कोई खास तेजी मध्य की हमने मना किया था आपको, 18,000 से लेके 19-19.5 तक के बाजार यहाँ घूमने की स्थिति हो सकती है, वो भी एंड की स्थितियों में जब कहीं ना कहीं माल में थोड़ी छूट आ जाए। इसक बोल यही घूमेंगे, लगभग यहाँ से 500,000 रुपए का करेक्शन हो जाए, कभी डिमांड निकल जाए। ये बाहर एक्सपोर्ट करने वाला आइटम है, ये मेडिकल सेक्टर में काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। साथ ही हमारे जो जितने भी हम मेडिसिन खाते हैं जिनमें कैप्सूल जो बनता है, वो कैप्सूल का जो खोल होता है वो इसकबोल से बनने वाला आइटम है। अगर कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भी एक तेजी का कारक बन सकता है इसकबोल में। हमारा टारगेट यहाँ से 1,000 रुपए प्लस होने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। गेहूं में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कब देखने को मिलेगी, जब इसकी निर्यात बड़ी मात्रा में, सरकार ने भी वैसे कुछ खास एक्शन तो लिया नहीं है, लेकिन कभी अगर मान लो उसका निर्यात अगर अच्छा होता है, विदेशों में अगर इसकी सप्लाई अच्छी होती है, मैंने आपको बताया एक माइनस पॉइंट तो बहुत सारे देश इस माल को लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग इस माल को लेने से बच रहे हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 रुपए का सुधार गेहूं में देखने को मिल सकता है अगर इसका निर्यात खुलता है तो। बात की जाए तिल्ली में हमने आपको टारगेट दे रखे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है उनको हमने पहले जानकारी दे रखी है कि हम 10 से 11,000 रुपए में आपको माल खरीदने के रहते हैं। यहाँ से टारगेट 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब घोषणाएं हम आपको पहले भी कर चुके हैं। इस प्रकार की स्थितियां हैं। हमने जो आपको टारगेट बताए एक अचीवमेंट में के रूप में,
मैं आपसे फिर आपको एक राय देना चाहूंगा। शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर की प्राइसिंग लिस्टेड करती है और टारगेट लगाती है, वो हर सप्ताह उसको अप डाउन करती है। जैसे मॉर्गन स्टैनली वगैरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर शेयर को ट्रैक करती है सप्ताह वाइज, उसके बाद में बताती है कि इस सप्ताह में क्या हो सकता है, इस सप्ताह में क्या हो सकता है, इसकी रिपोर्ट कैसे निकल गई है। हम भी वही काम कर रहे हैं, हमको अलग से निकल रही है, वो ऑफिशियल लोग या हम अनऑफिशियल है, हम प्रिंटेड मीडिया है और इलेक्ट्रिक मीडिया में हम आते हैं। हम लोग आपको क्या माहौल बन रहा है, क्या स्थितियां बन रही है, उसके अनुरूप स्थितियां बनती है। अगर मान लो कल से कोई बुरी खबर आती है कि जिनमें तो गिरावट आएगी, तो हम उसका भी कारण बताएंगे आपको कि इस कारण से मत दिया, ये तेजी आती है उसका भी कारण बताएंगे। मैंने आपको सोयाबीन को पूरी पूरी डिटेलिंग से बताया है, क्या क्या कारक उसमें तेजी के बन सकते हैं, क्या क्या कारक इसमें मध्य के बन सकते हैं। अगर 7 से 8 कारक अगर तेजी में बनेंगे तो तेजी आ जाएगी, 5 से 7 कारक अगर मध्य में आते हैं तो मध्य आ जाएगी। इस प्रकार की स्थिति इसमें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं फिर। आप सभी से निवेदन है वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल अपना प्रेम आशीर्वाद संबंधित इसी प्रकार से बना कर रखिए। साथ ही में अनुरोध और आपसे करना चाहेंगे, अगर वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी समय से पहले उनको मिलती है जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी चैनल ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको समय समय जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर। जय श्री राम, जय गौ माता।